नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अंतरिम बजट से लोगों को राहत की उम्मीदें थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की जाएगी। उसके बाद भी आम लोग को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। चुनाव नजदीक है, आम लोग को लग रहा था कि यह बजट लोक लुभावना हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे सरकार ने इस बजट में बड़ा मैसेज दे दिया है। सरकार ने दिखा दिया है कि वो जनता को लुभाने के लिए बजट को चुनावी हथकंडा नहीं बनाएगी, और यही वजह है कि एक्सपर्ट इससे सदा हुआ बजट कह रहे हैं। आखिर कैसे है मोदी सरकार का अंतरिम बजट? आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। माना यह जा रहा है कि अंतरिम बजट आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए घोषणा पत्र की तरह काम करेगा। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार खास स्कीम में बजट को बढ़ाया गया। इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जातियां यानी महिला, युवा, गरीब, किसान पर फोकस किया गया है। इस बजट में इन लोगों के लिए क्या खास मिला है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। उधर बिहार के बाद अब पड़ोसी राज्य झारखंड में सियासी ड्रामा चल रहा है। करीब 24 घंटे के बाद राज्य में अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हो सका। हेमंत सोरेन की ओर से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल का नेता चुना गया था। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद चंपई सोरेन 2 बार राज्यपाल से मिल चुके हैं, लेकिन राज्यपाल की तरफ से, राजभवन की तरफ से अभी तक नई सरकार के गठन का न्योता नहीं दिया गया है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन को बिहार की तरह झारखंड में भी खेला होने का डर सता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस होगा। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, वो भी आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। करीब 1 घंटे तक चले वित्त मंत्री के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की झलक दिखाई दी। आयकर में राहत के सपने देख रहे हिंदुस्तानियों को उम्मीद का झटका धीरे से लगा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पिछले 10 साल में सरकार की उन उपलब्धियों को रखा जिससे हिंदुस्तान नाजुक अर्थव्यवस्था की श्रेणी से बाहर निकलकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार अपनी जुलाई के बजट में हिंदुस्तान को विकसित देश बनाने के लिए अलग से बजट पेश करेगी। सरकार का कहना है कि 2027 तक हिंदुस्तान को दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, और यह कदम और बजट उसी दिशा में है। बजट के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को विकसित भारत के सपनों का बजट बताया है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, वो बजट को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए पहले आप। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में दो महत्वपूर्ण निर्णय ले गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अंतरिम बजट में लोक लुभाने घोषणाओं से परहेज किया गया। इस बजट में इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई। दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ ऐलान जरूर किए गए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलानों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जरा समझिए, कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 22% से घटाकर 21% करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फसल बीमा योजना का विस्तार किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लोन सीमा को बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए किया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की घोषणा की गई है। डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं भी की गई हैं। प्रधानमंत्री आवास के जरिए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। अगले 5 सालों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके जरिए 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों को मुफ्त टीका भी लगाया जाएगा। पीएम गति शक्ति के जरिए 3 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अगले 10 सालों में एयरपोर्ट की तादाद लगभग 150 के आसपास हो जाएगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बावजूद इसके करीब 1 करोड़ लोगों को टैक्स से जोड़ा लाभ मिला है, क्योंकि वित्त मंत्री ने पुराने टैक्सेशन से जुड़े पुराने विवादों के समाधान को एक दिशा में बड़ा ऐलान किया है। वो बड़ा ऐलान क्या है, राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको टैक्स एक्सपर्ट अंकित नामदेव को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, टैक्स को लेकर सरकार ने क्या बताया है। अंकित नामदेव आपको बता रहे हैं। एक जो बहुत अच्छा स्कीम प्रपोज किया है टैक्स लिटिगेशन को लेकर कि जो मुझे लगता है छोटे और वर्किंग क्लास जो है उनके लिए बहुत कामगार साबित हो सकता है कि अप टू 25,000 का जो टैक्स डिमांड्स हैं दैट द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू विड्रॉ फॉर अप टू ईयर 2009-10 एंड अप टू टैक्स डिमांड्स ऑफ अप टू 10,000 फॉर 2011 ऑनवर्ड्स। तो वो एक बहुत कामगार साबित हो सकता है छोटे डिस्प्यूट्स के लिए, वर्किंग क्लासेस के लिए बड़ा अमाउंट हो सकता है, जो कि एक बहुत अच्छा फ़ायदा गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस अंतरिम बजट में कई मंत्रालयों के लिए भी बजट जारी किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा बजट रक्षा मंत्रालय को मिला है। यानी मोदी सरकार की गारंटी हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने की है, इसलिए रक्षा बजट को सरकार लगातार बढ़ा रही है। इस अंतरिम बजट में किस मंत्रालय को कितना बजट मिला है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना दिखाना चाहता हूं। समझिए, साल 2023-24 को रक्षा बजट 6.02 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13% ज्यादा था, और इस बार यह बढ़कर 6.20 लाख करोड़ हो गया। यानी इस बार के रक्षा बजट में 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। नितिन गडकरी के मंत्रालय के बजट में भी इस बार इजाफा किया गया है। इस बजट में मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के रेल मंत्रालय को बजट में 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा
वित्त वर्ष 2023 में रेलवे बजट 2.4 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर की घोषणा कर वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान में 40,000 ट्रेनों के डिब्बे को वंदे भारत में तब्दील किया जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय को इस बजट में 2.03 लाख करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 2023-24 के बजट में गृह मंत्रालय को 1.996 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। यानी इस बार इस मंत्रालय के बजट में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय को अंतरिम बजट में 1.77 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। 2023-24 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को काफी ज्यादा पैसे आवंटित किए गए थे। यानी इस बार भी इस मंत्रालय के बजट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है, जो लगातार आपको स्क्रीन के जरिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बजट में करीब करीब सभी मंत्रालय के बजट को ध्यान में रखा गया है और यही वजह है कि एक्सपर्ट इसे सधा हुआ बजट बता रहे हैं। मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट पेश किया गया और इस बजट के कुछ दिन बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि सरकार कुछ लोक लुभाने वादे कर सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हालांकि बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जातियों का काफी ज्यादा ख्याल रखा गया है और लोकसभा में बजट पेश करते हुए महिला, युवा, गरीब और किसानों की जरूरत को प्रायोरिटी दी थी। वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा था कि महिला, युवा, गरीब, किसानों को मजबूत करना हिंदुस्तान के लिए बेहद जरूरी है और संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक उदाहरण भी दिया था। उन्होंने कहा था, कुछ आंकड़ों का जिक्र भी किया था। वो आंकड़े क्या थे वो मैं आपको बता रहा हूं। पिछले 15 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखा गया। नारी शक्ति पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई और आंकड़े रखे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो आंकड़े क्या हैं खुद उन्हीं की जुबानी सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने 3 तलाक पर कानून, संसद विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का जिक्र किया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए 70% ग्रामीण महिलाओं को घर मिला है। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि बीते 10 सालों में हिंदुस्तान की महिलाएं कितनी ज्यादा आत्मनिर्भर बनी हैं, इसको समझना बेहद जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 17% महिलाएं घर की मालकिन बन गई हैं। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिलाओं के जीवन में बदलाव और आत्मनिर्भरता आई है। सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। सरकार सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण पर भी ध्यान दे रही है। 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित किया है।
संसद में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए भी कानून बनाया गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अन्नदाताओं को मजबूत करने की इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। देश के 4 करोड़ लोगों को पीएम फसल योजना का फायदा मिला है, लाभ मिला है और पिछले 10 सालों में पीएम किसान योजना के जरिए 11.8 करोड़ लोगों की आर्थिक मदद मिली है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि करीब 10 करोड़ परिवार खेती पर निर्भर करता है हिंदुस्तान का, और यह तादाद देश के कुल परिवारों का 48% है। इस बजट में सरकार ने किसानों के लिए क्या कुछ दिया है, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। जरा समझिए कि हमारे किसान भाइयों के लिए क्या इसमें दिया है। नैनो डीएपी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। तिलहन फसल के लिए आत्मनिर्भर तिलहन अभियान भी चलाया जाएगा। डेयरी के विकास के लिए बड़े लेवल पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। पीएम संपदा योजना को भी आगे बढ़ाने प्लानिंग चल रही है। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। यह सरकार की किसान भाइयों के लिए एक बड़ी प्लानिंग है। इसके अलावा युवाओं के लिए स्टार्टअप और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं भी की जाएंगी। अंतरिम बजट में हिंदुस्तान के युवाओं के लिए आखिर क्या घोषणाएं की गई हैं, वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। जरा समझिए। युवा शक्ति प्रौद्योगिकी के लिए योजना तैयार की जाएगी। स्किल इंडिया के जरिए 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेन किया जाएगा। युवाओं को सशक्त बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। 3000 नए ITI खोले जाएंगे। नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए नई समिति बनेगी। इसके अलावा 54 लाख युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नई यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएंगी। इस वक्त हिंदुस्तान में करीब 70% ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है, और यह आंकड़ा हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों तय करने की ताकत रखता है, मात्रा रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो 70% युवाओं के सही रास्ता दिखाना होगा, उनको गाइड करना होगा, उनके भविष्य के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, तभी भारत दुनिया के बाकी देशों से आगे निकलेगा। हिंदुस्तान की महिला, हिंदुस्तान के युवा, हिंदुस्तान के गरीब, हिंदुस्तान के किसानों को मजबूत बनाने के लिए सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है, और इसीलिए इस बजट पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि यही नया हिंदुस्तान आपको बना सकता है। इसलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये बजट जो है ये बहुत खास है, और इस बजट से आने वाले वक्त की रफ्तार भी दिख रही है। आपको दूसरी बड़ी खबर से भी रूबरू कराना चाहता हूं। झारखंड में पिछले 24 घंटे से अभी तक सरकार नहीं बनी है। जो राज्य के मुख्यमंत्री थे यानी हेमंत सोरेन, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। सरकार बनाने के दावे, उन्हें राज्यपाल का आदेश का इंतजार है। पहले हेमंत सोरेन की हम बात कर लेते हैं। हेमंत सोरेन 1 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। ईडी ने हेमंत सोरेन को अदालत में पेश करते हुए 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि हेमंत सोरेन को आज की रात जेल में बितानी होगी। इसके अलावा ईडी की रिमांड पिटीशन पर सुनवाई करते हुए PMLA की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। रिमांड पिटीशन पर अदालत अब शुक्रवार को फैसला सुनाएगी, और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड में कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना है। हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेता चंपई सोरेन को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था। सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि उनके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त विधायक मौजूद है, लेकिन झारखंड के राज्यपाल उन्हें शपथ ग्रहण का समय नहीं दे रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको चंपई सोरेन को सुनवाना चाहता हूं, जो
नए मुख्यमंत्री बनने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल उन्हें वक्त नहीं दे रहे हैं। सुन लीजिए आप पहले। 8:30 बजे शाम को दिए नया सरकार गठन करने का दावा पेश किया था, उसी को जल्दी बहुत लेट हो गया कि 20-22 घंटा हो गया, इसलिए इसको बहुत जल्दी नया सरकार गठन का प्रक्रिया को पूरी किया जाए, ये हम लोग कहा। लेकिन राज्यपाल महोदय से ये आश्वासन मिला कि हम जल्दी करने का हम विचार कर रहे हैं। 43 की हमारा पास है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चपई सोरेन की ओर से सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने के बावजूद झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया, जिस वजह से इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुश्किल परेशानी और बढ़ गई है। इसलिए इंडिया विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका प्लेन रांची में ही अटका हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राज्य की सत्ताधारी दल को यह लगातार परेशानी, टेंशन सता रही है, कहीं बीजेपी उनके विधायकों को अपने पाले में ना मिला ले। वैसे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा है, बावजूद इसके बीजेपी नो के आंकड़ों के लिए पूरी तरीके से जुट गई है। मैं आपको समझाता हूं कि उससे झारखंड में विधानसभा का समीकरण क्या है, जरा उसको समझ लीजिए कि सरकार बनाने के लिए किसको कितनी सीटों की जरूरत है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 41 सीटों की जरूरत होती है, यानी सरकार बनाने के लिए। झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास 29 विधायक हैं। इसके बाद कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं, आरजेडी के और लेफ्ट के पास एक विधायक है। और ये सभी पार्टियां इस वक्त गठबंधन में हैं। अगर इनको मिला दिया जाए तो टोटल 48 विधायकों का आंकड़ा होता है। ये बहुमत के आंकड़े से 7 ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास 26 विधायक हैं। उनके साथी पार्टियों में एजेएसयू के 3 हैं, एनसीपी के अजीत पवार गुट के पास भी 1 और निर्दलीय भी 2 विधायक हैं, जिसे जोड़कर ये आंकड़ा 32 का हो जाता है। और बहुमत के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 9 विधायक दूर है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में तोड़फोड़ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार भी बना ले, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे राजनीति के जानकार कह रहे हैं। और इसीलिए जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की प्लानिंग चल रहे थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनको चार्टर्ड प्लेन नहीं उड़ पा रहे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची दौरे पर हैं। वो लगातार पार्टी के नेताओं के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने यहां तक दावा कर दिया है कि विधायक भ्रम में हैं, वो चपई सोरेन का समर्थन नहीं करना चाहते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को यही डर लगा रहा है कि कहीं बीजेपी उनके विधायकों को ना तोड़ ले। झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर ने पहले ही कह दिया था कि विधायक राज्यपाल के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देरी हो रही है। और हमें पता नहीं बिहार में जिस तरीके का खेल हुआ है, नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, उसे देखते हुए सत्ताधारी पार्टियां किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती। और ये पार्टी जानती हैं कि अगर जरा सी लापरवाही की, ढील की, तो झारखंड की जो सत्ता है उससे हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार झारखंड में सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस अपने अपने विधायकों को बचा रहे हैं, लेकिन ये कामयाबी मिलती है नहीं। आने वाले 48 घंटों में ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।